Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 24 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या है। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 3 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और ये स्कीम लॉन्च की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर 2020 को और इसके लिए उन्होंने 800 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के अकाउंट्स में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलाइनमेंट में ही है। इस स्कीम के तहत जो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरीज हैं जिन्हें 6,000 रुपये सालाना दिया जा रहा था, अब उन्हें 4,000 रुपये का एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। तो कुल मिलाकर जो ये बेनिफिशियरीज है अब इनकी सालाना आय 10,000 रुपये प्रति महीने हो जाएंगी, जिसमें 6,000 रुपये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 4,000 रुपये देगी स्टेट गवर्नमेंट। और इससे उनका मानना है कि 80 लाख जो किसान हैं मध्य प्रदेश के उन्हें फ़ायदा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन सी स्कीम्स और कैंपेन्स शुरू किए गए हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा। तो चीफ मिनिस्टर्स कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, युवा स्वाभिमान योजना, संबल योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, इंतज़ार आपका कैंपेन शुरू किया गया था सोशल मीडिया पे। ये एक टूरिज्म कैंपेन था जिसमें वो लोगों को अर्ज कर रहे थे कि जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था भारत में कि वो मध्य प्रदेश के जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर आके विजिट करें। इसके साथ साथ FIR आपके द्वारा शुरू किया गया था लॉकडाउन में जब लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया था, तब शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने कि जिनसे भी कंप्लेन लिखानी हो वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर सकते हैं और उनके घर आके उनकी FIR लिखी जाएगी। इसके अलावा करमवीर मेडल, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, थैंक मॉम, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम और किल कोरोना कैंपेन भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। इसके अलावा रोको टोको कैंपेन उन्होंने शुरू किया था। इसके साथ साथ 750 मेगावाट का रेवा सोलर पावर प्लांट उन्होंने बैठाया था। हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार में, ताकि जो बच्चे जो पढ़ाई अपनी मिस कर रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन वो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से अपने घर पे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और इसके अलावा रोजगार सेतु, चरण पादुका और टॉप पेरेंट ऐप भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, अटल सुरंग के रूप में नामित 10,000 फीट से अधिक लंबी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कितनी लंबी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 9.02 किलोमीटर लंबी है दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जिसका नाम है अटल टनल। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अटल टनल दुनिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है 10,000 फीट के ऊपर। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये कनेक्ट करेगा मनाली से टू लाहौल एंड स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। जैसा कि हम जानते हैं कि लाहौल और स्पीति वैली में इतनी ठंड पड़ती है कि वो 6 महीने तक यानी 6 मंथ्स तक पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर टाइम। तो ये टनल कनेक्ट करेगा पूरे वर्ष लाहौल और स्पीति वैली को और इसका नाम दिया गया है हमारे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। ये ऑल वेदर टनल है और इससे मनाली और लेह के जो बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा बाय 46 किलोमीटर। आपको सुनने में लग रहा होगा 46 किलोमीटर्स काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप 46 किलोमीटर्स बाय रोड जाएंगे तो उसमें 7 घंटे लगते हैं फ्रॉम मनाली टू लेह।
और इसके साथ साथ ये भारत का पहला ऐसा टनल है जिसके अंदर एक एस्केप टनल बनाया हुआ है, यानी कि मेन टनल के अंदर ऑलरेडी एक एस्केप टनल है उसकी टोपोग्राफी के हिसाब से। तो ये जो टनल बना है इसमें काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ हुई हैं, जिससे जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह हैं उन्हें काफ़ी इन्वर्टेड एंगल्स पे इस टनल को बनाना पड़ा, तो उसके लिए रोवर टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है। इसके साथ साथ इसको बनाने में पूरे 10 वर्ष लगे हैं और ऐसा मानना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सितंबर के अंत में इसका उद्घाटन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, माली के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, बा एंदौव को चुना गया है माली के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो माली के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर बा एंदौव को चुना गया है माली के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में, और ये उनके कंट्री की न्यू ट्रांजिशन गवर्नमेंट रहेगी। 18 महीनों के लिए ये ट्रांजिशन गवर्नमेंट ओवरलुक करेगी और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और इसके साथ साथ कर्नल असीमी गोइटा जो कि लीडर है ऑफ द नेशनल कमिटी फॉर द सैल्वेशन ऑफ द पीपल यानी कि CNSP के अध्यक्ष है, जिन्होंने माली के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम बोकाबर केटा को ओवरथ्रू कर दिया था 18 अगस्त को। याद दिला देती हूँ मैं आपको, 18 अगस्त को एक मिलिट्री कूप हुआ था माली में, जब उनके जो इमीडिएट और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बोकाबर कीटा को ओवरथ्रू कर दिया था वहाँ पे, जब मिलिट्री उग्रवाद हुआ था, और तब से वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है। और उसके बाद करंटली इंटरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मा एंदौ को, और इसके साथ साथ कर्नल असीमी गोइटा को चुना गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माली के बारे में। तो माली का कैपिटल है बमाको और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, शिवंचला दास को चुना गया है एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ACC यानी कि द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जो ये प्रपोजल था कि जिसमें शिवंचला दास को चुना गया है एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन वॉशिंगटन अप्रूव किया गया है। और ये जो उनका टेन्योर है एज द एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि 3 वर्षों के लिए वो रहेंगे एडवाइजर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, KKR ने 5,550 करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल वेंचर्स में कितने प्रतिशत स्टेक के लिए इन्वेस्ट किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 1.28% स्टेक खरीदा है KKR ने इन द रिलायंस रिटेल वेंचर्स, जिसके लिए उन्होंने निवेश किए हैं 5,550 करोड़ रुपए। चलिए डिटेल्स में हम जानेंगे आगे इस बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है KKR, और उन्होंने 5,550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, और इसके लिए उन्होंने खरीदा है 1.28% इक्विटी शेयर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रिलायंस रिटेल क्या क्या कंट्रोल करती है। तो रिलायंस रिटेल सुपरमार्केट्स चलाती है, भारत का लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स चेन स्टोर चलाती है, कैश एंड कैरी होलसेलर चलाती है, फास्ट फैशन आउटलेट्स और एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जिसका नाम है जियो मार्ट, वो सब रन करती है। इससे पहले 7,500 करोड़ रुपए 1.75% स्टेक के लिए निवेश किए थे सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, और इसके साथ साथ सिल्वर लेक ने 1.35 बिलियन $US निवेश किए हैं मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने, और इसके अलावा KKR ने निवेश किए हैं 1.5 बिलियन $US।
तो चलिए जान लेते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि मार्च के महीने से कंटिन्यूसली जियो में स्टेक्स बाय आउट होते जा रहे थे। तो जान लेते हैं कब कौन कौन से स्टेक्स बाय आउट किए हैं, कितने प्रतिशत के लिए। तो पहली बार 22 अप्रैल को जियो का स्टेक खरीदा था फेसबुक ने। 9.99% स्टेक उन्होंने खरीदा था फॉर 43,573.62 करोड़। उसके बाद अगली डील हुई थी 4 मई को, जब सिल्वर लेक ने 1.15% स्टेक खरीदा था 5,655.75 करोड़ के लिए। उसके बाद 8 मई को विस्टा ने 2.32% स्टेक खरीदा था 11,367 करोड़ के लिए। 17 मई को जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीदा था 6,598.38 करोड़ के लिए। 22 मई को केकेआर ने 2.32% स्टेक खरीदा था 11,367 करोड़ के लिए। 5 जून को 2 डील्स हुई थी जिसमें मुबादाला ने 1.85% स्टेक खरीदा था 9,093.60 करोड़ के लिए, और सिल्वर लेक ने 0.93% स्टेक खरीदा था फॉर 4,546.80 करोड़ के लिए। 7 जून को अदिया ने 1.16% स्टेक खरीदा था फॉर 5,683.50 करोड़ के लिए, और 13 जून को 2 डील हुई थी जिसमें टीपीजी ने 0.93% स्टेक खरीदा था 4,546.80 करोड़ के लिए, और एल कैटटन ने 0.39% स्टेक खरीदा था 1,894.50 करोड़ के लिए। इसके बाद 18 जून को पीआईएफ ने 2.32% स्टेक खरीदा था 11,367 करोड़ के लिए, और 2 जुलाई को इंटेल कैपिटल ने 0.39% स्टेक खरीदा था 1,894.50 करोड़ के लिए। इसके अलावा 12 जुलाई को क्वालकॉम वेंचर्स ने निवेश किए थे 730 करोड़ फॉर 0.15% स्टेक, और 15 जुलाई को गूगल ने निवेश किए थे 33,737 करोड़ फॉर 7.7% स्टेक इन जियो। तो कुल मिलाकर निवेश किए गए हैं 1,52,056 करोड़ रुपीस फॉर 32.94% स्टेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट का नाम बताइए जिसकी उड़ान परीक्षण ओडिशा परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई अभ्यास। अभ्यास जिसकी फ्लाइट नाम है उसका, जिसकी फ्लाइट टेस्टिंग सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है ओडिशा टेस्ट रेंज से। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत ने 22 सितंबर को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया था अभ्यास का, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ओडिशा के एक टेस्ट रेंज से, और इसकी लोकेशन थी चांदीपुर। तो अभ्यास को डेवलप और डिज़ाइन किया गया है बाय एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ का एक हिस्सा है। और ये जो व्हीकल है इसे डिज़ाइन किया गया है फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट के रूप में, और ये जो इसका जो चेकआउट है ऑफ द एयर व्हीकल ये किया जाएगा लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, भारतीय नौसेना किस देश की रॉयल नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइजेस आयोजित करती है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट करेगी इंडियन नेवी पैसेज एक्सरसाइजेस। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो भारतीय नौसेना है उन्होंने पैसेज एक्सरसाइजेस कमेंस किए हैं ऑस्ट्रेलियन नेवी यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ ईस्ट इंडियन ओशन रेंज में। तो ये जो एक्सरसाइजेस है इसमें HMAS होबार्ट हिस्सा लेंगे ऑस्ट्रेलियन साइड से, और इंडियन नेवल शिप्स जिसका नाम है सह्याद्री और करमुक हिस्सा लेंगे भारतीय साइड से। तो ये पासेक्स है यानी कि जो ये पैसेज एक्सरसाइजेस है ये रेगुलरली कंडक्ट की जा रही है इंडियन नौसेना द्वारा, जिसमें जो फॉरेन फ्रेंडली नेवीज़ है वो हिस्सा लेंगी, और इसके साथ साथ ये जो दोनों कंट्रीज़ है ये एक दूसरे के पोर्ट्स को विजिट करेंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सूर्य किरण है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, संप्रति है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश,
हरिमाओ शक्ति है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, एक्यूवेरिन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, वरुणा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंदिरा है बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड खंजर है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 8वां सवाल, वर्ल्ड रोज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 22 सितंबर को हर साल रोज डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड रोज डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको डेडिकेट किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे होप खो देते हैं एक अच्छी ज़िंदगी की, तो उनके वेलफेयर के लिए ये दिन मनाया जाता है और उन्हें डेडिकेट किया जाता है। इस दिन वो लोग जो कैंसर से अफेक्टेड है उनके जीवन में उम्मीद की किरण लाई जाती है, कुछ चीयर, कुछ होप लाया जाता है ताकि उनको ऐसा लगे कि वो इस अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो लोग मेंटली काफ़ी अलोन फील करते हैं अपनी लड़ाई में और इससे उनका विल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 23 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि साइन लैंग्वेजेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सुन या बोल नहीं सकते। तो उनकी ह्यूमन राइट्स के बारे में भी लोगों को बताया जाता है और इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि एक नए टाइप का जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है उसे हम सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर सके और इसके साथ साथ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे भी हम सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट कर सके हर साइन लैंग्वेज यूज़र की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने अब ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, एशले बार्टी ने जीता है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है एशले बार्टी और जिन्होंने टेनिस तो कॉन्कर किया ही है और उसके साथ साथ वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है और उन्होंने अब एक नया स्ट्रिंग ऐड किया है अपनी स्पोर्टिंग बो में और इन्होंने जीता है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप। तो यानी कि ये टेनिस में माहिर है, प्रोफेशनल क्रिकेटर भी है और अब इन्होंने गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीती है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन है एशले बार्टी, जिन्होंने काफ़ी फेमसली प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और उसके बाद जब वो 1 साल टेनिस से बाहर थी तब उन्होंने अपने घर को डिसाइड किया कि वो नहीं छोड़ेंगी फॉर द US ओपन बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई सजेशन हो, कोई शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।